हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त, आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग 2016 के BHU BCom एंट्रेंस का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग 50 क्वेश्चन तक देख लिए थे। अब पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देख क्या लिखा है। ए तथा बी एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। सी लाभ में 1/3 भाग के लिए साझेदार बनाया जाता है। लाभ हानि बांटने का नया अनुपात क्या होगा? तो ज़रा देखिए, जो नया पार्टनर है सी, वो कितने हिस्से के लिए आ रहा है? 1/3 के लिए। टोटल प्रॉफिट हम लोग हमेशा 1 मानते हैं। ध्यान समझिएगा, टोटल प्रॉफिट हम लोग हमेशा कितना मानते हैं? 1। तो 1 में से अगर 1/3 जो है वो सी लेके चला जाएगा। टोटल प्रॉफिट 1 होता है, तो 1 में से टोटल प्रॉफिट 1 में से सी का हिस्सा 1/3 अगर हम लोग निकाल दिया जाए तो जो हमारे पास बचेगा वो 2/3 बचेगा। अब इस 2/3 में से ए भी लेगा और बी भी लेगा। तो 2/3 में से ए कितना ले लेगा? 3/5। यहाँ देखिए लिखा है ना, ए का हिस्सा 3/5 और बी का हिस्सा 2/5। तो ए का हिस्सा हमारा हो जाएगा 3/5 और बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 2/5। तो ए को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 6/15। ऐसे ही बी का देखिए हमारा 2/3 का निकाल लेंगे 2/5, तो हो जाएगा हमारा 2 2 4/15। ठीक है, तो ए का हमारा 6/15 हो गया, बी का 4/15 और सी का जो हिस्सा था वो 1/3 था। ध्यान समझिएगा, जो डिनोमिनेटर होता है अर्थात हर वाला पार्ट होता है वो बराबर हमेशा करते हैं। ए में देखिए अपॉन में 15 है, यहाँ पे देखिए ए के अपॉन में 15 है, बी के अपॉन में भी 15 है, तो सी का जो 1/3 है इसके अपॉन में 15 होना चाहिए। तो 15 करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 5 से मल्टीप्लाई। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा सी का 5/50, अर्थात ए का कितना हो जाएगा? देखिए 6, बी का कितना हो जाएगा? 4 और सी का कितना हो जाएगा? 5। तो 6:4:5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? मैच करिए। 6:4:5 ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। क्वेश्चन नंबर 52, सी एक साझेदार की मृत्यु की दशा में संचयी लाभ तथा हानियों का वितरण साझेदारों के बीच उनके अनुपात में होगा। पुराने लाभ वितरण अनुपात, नया लाभ वितरण अनुपात, पूंजी अनुपात, बराबर बराबर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देख लीजिए क्वेश्चन क्या है हमारा फिर से। किसी एक साझेदार की मृत्यु की दशा में संचयी लाभ तथा हानि का वितरण साझेदारों के बीच कौन से अनुपात में होता है? ओल्ड रेशियो में, अर्थात पुराने लाभ वितरण अनुपात में। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, आय और व्यय लेखा है एक। ऑप्शन 1 वास्तविक लेखा, दूसरा अभिहित लेखा, थर्ड व्यक्तिगत लेखा, फोर्थ विवरण। तो कौन सा हो जाएगा? आय और व्यय का जो लेखा होता है वो कौन सा होता है बताइए? ऑप्शन नंबर 2 अर्थात नॉमिनल अकाउंट होता है। अभिहित लेखा मतलब क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। इंग्लिश में देख लीजिए ज़रा, देखना है तो ये सेकंड ऑप्शन है ना, नॉमिनल अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो हमारा कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, वार्षिक वृत्ति पद्धति के अंतर्गत राशि की राशि सभी वर्षों के लिए एक समान होती है, प्रतिवर्ष बढ़ती है, प्रतिवर्ष घटती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? सभी वर्षों के लिए एक समान होती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, एक्स कंपनी लिमिटेड 10 रुपये प्रति वाले 20 अंशों को जिन पर 5 रुपया प्रति अंश दत्त था आहरण कर लिया, मतलब हरण कर लिया है। ठीक है, कंपनी ने इन अंशों को 8 रुपये प्रति अंश की दर से पूर्णदत्त के रूप में निर्गमित कर दिया। पूंजी संचय में कितना राशि हस्तांतरित होगी? तो जरा बताइए, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? ये देखिए टोटल नंबर ऑफ शेयर 20 है और इसमें 10 रुपये में से कितना मिल चुका है? 5 रुपया मिल चुका है और इसको हम लोग फॉरफिट किए हैं। और जब रीइशू कर रहे हैं वो हम लोग कितने में रीइशू कर रहे हैं? 8 रुपये में। तो जरा बताइए, 5 रुपया हमको पहले मिल चुका था। ध्यान समझिएगा, 5 रुपया हमको तो पहले मिल चुका था और अभी जो रीइशू कर रहे हैं वो कितना हम लोग इशू कर रहे हैं? 8 रुपये में, अर्थात कितने कम वैल्यू पे कर रहे हैं? 2 रुपये कम वैल्यू पे। तो 5 रुपया हमको पहले ही मिल चुका था और इस समय 2 रुपये कम वैल्यू पे कर रहे हैं। तो कितना बच जाएगा? 3 रुपये बच जाएगा। तो जो 3 रुपया होगा, 3 × 20 अर्थात 60 रुपया, वो हमारा कहाँ चला जाएगा? कैपिटल लीजर में। ऑप्शन नंबर 2। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं। दूसरे तरीके से देखिए जरा, टोटल हमारे नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 20 थे। तो 20 × 5 कितना हो जाएगा? 100। और रीइशू हम लोग कितने में कर रहे हैं? 8 रुपये में। तो कितना डिस्काउंट हो गया? 2 रुपये डिस्काउंट हो गया। तो 20 × 2 कितना हो जाएगा? 40।
तो 100 में से 40 माइनस कर लीजिए तो हमारा आ जाएगा 60, अर्थात ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या लिखता है। समस्त समायोजनाओं को अंतिम खाते बनाते समय 2 जगह लिखा जाता है। तो 2 जगह कहाँ पे हम लोग लिखते हैं ये पूछ रहा है। व्यापार खाते में तथा आर्थिक चिट्ठे में, कि लाभ हानि खाते तथा आर्थिक चिट्ठे में, व्यापार खाते तथा लाभ हानि खाते में। फोर्थ ऑप्शन व्यापार खाता या लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठे में। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है कि एक जो इफेक्ट होता है वो या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या तो पीएल अकाउंट में जाता है और दूसरा इफेक्ट हमारा बैलेंस शीट में जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। अपने ऋण पत्रों के निरस्तीकरण पर लाभ हस्तांतरित किया जाता है। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर इज ट्रांसफर्ड टू सामान्य संचय, पूंजी संचय, गुप्त संचय, लाभ हानि नियोजन खाता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2, कैपिटल रिजर्व। अर्थात जब भी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन होता है ओन डिवेंचर पे तो उसको हम लोग जो ट्रांसफर करते हैं वो कहाँ करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। आहरण पर ब्याज है, व्यवसाय के लिए व्यय, व्यवसाय के लिए प्राप्ति, न तो व्यय और न ही प्राप्ति, व्यय एवं प्राप्ति दोनों। तो आहरण पर ब्याज जो होता है वो व्यवसाय के लिए एक तरह से प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए यहाँ पे, परिशोध कमीशन की गणना की जाती है। डिल क्रेडिटर कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन। ठीक है, तो समझते पहले डिल क्रेडिटर कमीशन क्या होता है। कंसाइनर के द्वारा कंसाइनर को बैड डेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए जो कमीशन दी जाती है उसे परिशोध कमीशन कहते हैं। दिस मीन्स इट इज़ यूजली अलाउड इन द केस ऑफ क्रेडिट सेल, जनरली इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल। ठीक है, तो परिशोध कमीशन गणना की जाती है, पूछ रहा था हमसे, नगद विक्रय पर, उधार विक्रय पर, कुल विक्रय पर, उधार विक्रय में से नगद विक्रय कम करके। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। फीफो विधि का प्रयोग उपयुक्त होता है। मतलब पूछ रहा हमसे कि फीफो मेथड का प्रयोग हम लोग कब ज़्यादातर करते हैं, जब कीमत वृद्धि की स्थिति में, कि घटती कीमत की स्थिति में, स्थिर कीमत की स्थिति में, कि उतार चढ़ाव कीमत की स्थिति में। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा, घटती कीमत की स्थिति में। फीफो मेथड क्या होता है वो अगर समझना चाहें तो हम लोग समझते हैं। फीफो का पूरा नाम क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स क्या हो गया कि जो गुड्स पहले हम खरीद के लाते हैं उस गुड्स को हम पहले बेच देते हैं। फर्स्ट इन अर्थात जो गुड्स हमारे गोडाउन में पहले आता है उस गुड्स को हम लोग गोडाउन से पहले आउट कर देते हैं। अर्थात जो गुड्स पहले आएगा वो उस गुड्स को हम लोग पहले ही बेच देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं फीफो मेथड। क्वेश्चन नंबर 61। वास्तविक मुद्रा से तात्पर्य है चलन की इकाई, लेखा की मुद्रा, पदार्थ की मुद्रा, प्रतिनिधि मुद्रा। तो वास्तविक मुद्रा से तात्पर्य है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1, चलन की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 62 देखिए, मुद्रामान से तात्पर्य है मॉनेटरी स्टैंडर्ड रेफर टू। पहला ऑप्शन प्रमाणिक मुद्रा की मात्रा के नियम की मुख्य प्रणाली, सेकेंड ऑप्शन प्रमाणिक मुद्रा के विनिमय मूल्य के नियमन की मुख्य प्रणाली, थर्ड ऑप्शन प्रमाणिक मुद्रा की मात्रा तथा उसके विनिमय मूल्य के नियमन की मुख्य प्रणाली, एंड फोर्थ ऑप्शन प्रमाणिक मुद्रा की क्रय शक्ति के नियमन की मुख्य प्रणाली। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। 63 देखिए क्या लिखता है, नाबार्ड हैज बीन एस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ तलवार कमेटी, टंडन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी, शिवारमन कमेटी। समझते हैं थोड़ा सा इसको हम लोग। नाबार्ड की स्थापना जो है बी शिवारमन कमेटी की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को की गई। नाबार्ड भारत का कृषि और ग्रामीण के लिए विशेष बैंक है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 12 जुलाई 1982 को हुआ था और किसके हिसाब से हुआ था, हमारा बी शिवारमन कमेटी की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि नाबार्ड का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और एग्जाम में अगर ये पूछ दिया जाए कि नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष, तो वर्तमान अध्यक्ष का नाम है हर्ष कुमार भन्नवाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। मुद्रा के मूल्य और सामान्य कीमत स्तर के बीच का जो संबंध होता है वह है।
तो मुद्रा का मूल्य और सामान्य कीमत स्तर में कैसा रिलेशन होता है? विपरीत रिलेशन होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का आर्थिक दोष माना जाता है? उधार प्रथा को प्रोत्साहन, अति पूंजीयन को प्रोत्साहन, भौतिकवाद को प्रोत्साहन, उधार प्रथा तथा अति पूंजीयन को प्रोत्साहन। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा 65 का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय रुपया है प्रमाणिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, प्रमाणिक सांकेतिक मुद्रा, गौण मुद्रा। तो प्रमाणिक सांकेतिक मुद्रा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। स्वर्ण चलनमान का प्रचलित नाम है। ये पूछ रहा है स्वर्ण चलनमान को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो स्वर्ण चलनमान को और जिस नाम से जानते हैं उसका नाम है पूर्ण स्वर्णमान, अर्थात ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। देखिए 68 क्या लिखता है? व्यावसायिक विचारधारा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा घटक सामान्य मूल्य स्तर निर्धारित करता है? प्रचलन में मुद्रा की मात्रा, इसकी चलन गति तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की मुद्राओं में विनिमय, तो ये होता है। सेकेंड ऑप्शन है शाक मुद्रा की मात्रा, इसकी चलन गति, ये भी होता है। थर्ड ऑप्शन है प्रचलन में मुद्रा की मात्रा, शाक मुद्रा की मात्रा तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की मुद्रा में विनिमय, ये नहीं होता है। तो 1 और 2 दोनों है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? हमारा ऑप्शन नंबर 4। टिक कर लीजिए ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। स्फैतिक अंतर को कम करने के लिए ऑप्शन 1 करों की मात्रा में वृद्धि करनी चाहिए, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए, उपरोक्त 1 और 2 को अपनाना चाहिए, महंगी साख नीति को अपनानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उपरोक्त 1 और 2 को अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70। बैंक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिसंपत्ति है? पूंजी, सुरक्षित कोष, ग्राहकों के ऋण तथा पेशगियां, देय बिल। क्या पूछ रहा है? बैंक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिसंपत्ति है? तो कैपिटल जो है वो तो लायबिलिटी होती है, रिजर्व फंड भी लायबिलिटी होती है, लोन एंड एडवांसेज जो होता है वो एसेट्स होता है, और बिल पेबल भी जो होता है हमारा लायबिलिटी होता है। तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 71। बैंक की कुल परिसंपत्तियों में से लाभ न देने वाली परिसंपत्ति है? मकान एवं फर्नीचर, नगद रकम, याचना मुद्रा, मकान, फर्नीचर तथा नगद रकम। लाभ न देने वाली जो परिसंपत्ति है वो है मकान, फर्नीचर तथा नगद रकम, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 72। एक बैंक का मृत स्कंध है? ऑप्शन 1 कार्यालय भवन तथा फर्नीचर। मृत स्कंध मतलब क्या होता है कि जिस पर हमें बैंक को प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है ना। अल्प सूचनार्थ रकम। थर्ड ऑप्शन कोषागार विपत्र। फोर्थ ऑप्शन व्यापारिक विपत्र। तो कार्यालय भवन तथा फर्नीचर पर बैंक को कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। भारतीय रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन की पद्धति है? पहला ऑप्शन आनुपातिक कोष पद्धति, सेकंड ऑप्शन न्यूनतम कोष पद्धति, थर्ड ऑप्शन निश्चित कोष पद्धति, फोर्थ ऑप्शन अधिकतम कोष पद्धति। ध्यान से समझिएगा, वर्तमान में जो भारतीय रिजर्व बैंक की नोट निर्गमन पद्धति है वो न्यूनतम कोष पद्धति है, ऑप्शन नंबर 2। समझ लेते हैं थोड़ा सा न्यूनतम कोष पद्धति क्या होता है। न्यूनतम कोष पद्धति के अंतर्गत 200 करोड़ का कोष रखा गया है। इसमें 115 करोड़ का सोना तथा 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियाँ हैं। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में न्यूनतम कोष प्रणाली को कब अपनाया गया? तो आंसर लिख लीजिए, 6 अक्टूबर 1956 को अपनाया गया था। 6 अक्टूबर 1956 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि नहीं है? तो पहले ये हम लोग समझते हैं कि परिमाणात्मक विधि है। पहले हम लोग क्या समझते हैं कि कौन कौन सी परिमाणात्मक विधि है। तो परिमाणात्मक विधि में शामिल होती है बैंक दर। बैंक दर का दूसरा नाम होता है हमारा कटौती दर। सेकंड, खुले बाजार की क्रियाएं शामिल होती है। थर्ड, परिवर्तन कोषानुपात शामिल होता है। तो ये तीनों परिमाणात्मक विधि में शामिल होती है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि शामिल नहीं होती है। तो मिला लीजिए कौन सा इसमें है, साख की राशनिंग, इसको शामिल नहीं करते हैं। तो 74 का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा हस्तांतरण के लिए किसका प्रयोग होता है? RTGS, NEET, SWIFT, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा हस्तांतरण के लिए हम लोग जिसका प्रयोग करते हैं उसका नाम है
स्विफ्ट, SWIFT, ऑप्शन नंबर 3। समझ लेते हैं SWIFT का। SWIFT का पूरा नाम होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। यह एक नेटवर्क प्रदान करता है जो दुनिया भर में वित्तीय संस्थानों को एक सुरक्षित, मानकीकृत और विश्वसनीय सेफ वातावरण में वित्तीय लेनदेनों के बारे में जानकारी भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। अब ध्यान समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 से लेके जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 90 तक हमारे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं 76 से 90 तक। ठीक है, इसमें 15 क्वेश्चन मैथ के हैं। मैथ के जो क्वेश्चन है उसका हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आपको केवल आंसर टिक कर देंगे। अगर आपको दिक्कत हो कि इस क्वेश्चन का आंसर ये कैसे होगा तो आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको अलग से उसको सॉल्यूशन करके वीडियो बना के दे देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब मैथ स्टार्ट होगा। यदि राज एक लोहा 400 रुपये में बेचता है तो इसके लागत मूल्य का 1/4 कमाई करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जरा बताइए कितना कमाई करता है, 1/4, और पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत बताइए। प्रतिशत में पूछ रहा है तो आपको पता है प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो 1/4 इंटू 100 कर लीजिए, 1/4 इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25%। तो चारों में से मैच कर लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। मोहन 100 पेन बेचकर 40 पेन के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है, 100 पेन बेचकर 40 पेन के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। ध्यान समझिएगा, 100 तो पेन बेचता है और 40 पेन के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए, ये पूछा गया हमसे। तो 40 पेन के बराबर लाभ प्राप्त करता है, 40 पेन के बराबर लाभ प्राप्त करता है। फार्मूला हमारा क्या हो गया, 40 इंटू 100, प्रतिशत निकालना इसलिए 100 हो गया, अपॉन 100 पेन बेच रहा है और कमा कितना रहा है, 40 पेन के बराबर। इसका मतलब है कितना पेन कॉस्ट होगा उसका, 60 पेन। तो 40 × 100/60। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 66 सही 2/3, अर्थात ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। रतन कितनी कीमत एक पंखे पर अंकित करे जिसकी लागत उसे 3000 पड़ी, जिससे कि 10% की कटौती देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त हो जाए। ध्यान समझिएगा क्या बोला गया है, 3000 इसकी कॉस्ट है और बोला गया है कि 10% की कटौती देने के बावजूद भी 20% का लाभ हो। तो 3000 कॉस्ट है हमारा, 20% का हमको लाभ चाहिए। तो ज़रा बताइए 3000 हमारी कॉस्ट है और हमको लाभ कितना चाहिए, 20% का। ठीक है, तो 3000 का 20% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 600 रुपया। अर्थात हमें जो 3000 का कॉस्ट है और 20% लाभ चाहिए, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 3600 रुपया। मतलब हमारे पास 3600 रुपया आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में ये भी कंडीशन दिया है कि हम कितना उस पर MRP डालें जिससे कि हमें 3600 रुपया भी मिल जाए और साथ में हम कस्टमर को 10% डिस्काउंट भी दे सकें। तो 3000 कॉस्ट, 600 प्रॉफिट, टोटल कितना हो गया 3600। तो 3600 अपॉन कितना कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं, 10%। तो प्रतिशत मतलब 100 होता है, 10, तो अगर कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे तो हमारे पास बचेगा कितना, 90%। तो 3600 अपॉन 90। ठीक है, 3600 अपॉन 90% इंटू 100 सॉल्व कर लीजिए इसको, तो हमारा कितना हो जाएगा 4000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4000, देखिए ऑप्शन नंबर 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, रवि और कार्ति ने क्रमशः 3500 रुपया और 4000 रुपया समान ब्याज दर पर 2/1/2 वर्ष के लिए उधार लिया। यदि कार्ति ने रवि से 150 रुपये अधिक भुगतान किया तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा गया, ब्याज दर था, रेट पूछा गया है। तो पहले तो रेट का आप फार्मूला लिख लीजिए। रेट का हमारा फार्मूला होता है इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, अब क्वेश्चन वापस देखते हैं क्या लिखता है। रवि और कार्ति ने क्रमशः 3500 रुपये और 4000 रुपये समान ब्याज दर पर 2.5 वर्ष के लिए उधार दिए। यदि कार्ति ने रवि से 150 रुपये अधिक भुगतान किया, कितना रुपया अधिक भुगतान कर रहा है, 150 रुपया। इसका मतलब इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया, 150। तो इंटरेस्ट की जगह आप भर लेंगे 150, फार्मूला में 100 है तो 100 लिख लीजिए, अपॉन
प्रिंसिपल, देखिए इसका प्रिंसिपल हमारा था रवि का 3500 रुपया और इसका था 4000, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, क्योंकि 150 रुपये अधिक वो दे रही है तो 500 रुपया है, तो प्रिंसिपल की जगह 500 भर दीजिए और टाइम की जगह हमारा कितना हो जाएगा 2.5 वर्ष था 2.5, तो टाइम की जगह आप भर दीजिए 2.5। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा 12%, अर्थात ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। एक मूलधन 2 वर्ष में 1260 रुपये हो जाता है और 5 वर्ष में 1350 रुपये हो जाता है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। 3.5%, 2.5%, 4%, 2%। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2.5%। आइए इस क्वेश्चन को हम ओरल समझा देते हैं आपको। एक मूलधन 2 वर्ष में 1260 रुपये हो जाता है, 5 वर्ष में 1350 रुपये हो जाता है। जरा बताइए यहाँ पे कितना हो रहा है 1260 रुपया और यहाँ पे कितना हो रहा है 1350 रुपया, अर्थात कितना एक्स्ट्रा हो रहा है 90 रुपया। इन दोनों को अगर माइनस कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 90 रुपया। तो 90 रुपया ब्याज हो रहा है कितने साल में, देखिए यहाँ 2 वर्ष है और यहाँ 5 वर्ष है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 साल। तो 3 साल का 90 रुपया, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 30 रुपया। 1 साल का ब्याज कितना हो गया 30 रुपया। अब क्वेश्चन देखिए वापस क्या लिखता है, 2 वर्ष में 1260 रुपया हो जाता है। क्या लिखा है 2 वर्ष में 1260 रुपया हो जाता है, तो 1 साल का ब्याज कितना आया था 30 रुपया, तो 2 साल का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा 60 रुपया। 2 साल का ब्याज 60 रुपया और क्वेश्चन में दिया है 1260 रुपया हो जाता है, तो 1260 रुपया हमारा मिश्रधन है, इसमें 60 रुपया घटा देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा 1200 रुपया। क्या आ जाएगा मूलधन 1200 रुपया। अब रेट का फार्मूला ऊपर हम बताए थे आपको कि इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, तो इंटरेस्ट की जगह 60 रुपया और 100 की जगह 100 हो जाएगा, प्रिंसिपल की जगह 1200 और टाइम की जगह 2। फिर सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अर्थात 3.5%। ठीक, क्वेश्चन नंबर 81, सॉरी इसका आ जाएगा 2.5% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। सुधीर और करीम एक काम को मिलकर 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सुधीर श्रमिक के रूप में करीम से 3 गुना अधिक अच्छा हो तो सुधीर अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, 10 दिन, 25 दिन, 20 दिन, 15 दिन। देखते हैं, देखिए सुधीर और करीम दोनों मिलकर, सुधीर और करीम दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 15 दिन में, तो सुधीर और करीम का काम 15 दिन में हो जाता है। तो 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 दिन का काम इनका हो जाएगा 1/15, अर्थात 1/15वां हिस्सा। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यदि सुधीर श्रमिक के रूप में करीम से 3 गुना अधिक अच्छा है, मान जितना करीम काम करता है सुधीर उसका 3 गुना काम करता है, अर्थात अगर इसको हम रेशियो में लिखना चाहें तो 3:1 लिख सकते हैं। सुधीर का काम 3 और करीम का काम 1। हमसे क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया, सुधीर अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 3:1 का मतलब होता है 3/4। तो यहाँ देखिए 1/15 गुणे 3/4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 15 चौके 60, 3/60। फिर उसको काट लीजिए तो हो जाएगा हमारा 1/20, अर्थात एक काम का 1/20वां हिस्सा। ठीक है, एक दिन में जो काम का हमारा होता है 1/20वां हिस्सा होता है, तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा 20 दिन में, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। देखिए आपको थोड़ी सी भी अगर दिक्कतें हो रहा होगा मैथ में तो आप ज़रूर बताइएगा, तो हम अलग से उसका क्या करेंगे, केवल मैथ के लिए, स्पेशली मैथ के जो 15 क्वेश्चन है उसका हम अलग से वीडियोस दे देंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82। एक 175 मीटर लंबी ट्रेन 185 मीटर लंबी सुरंग को 45 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति को किलोमीटर प्रति घंटा में प्राप्त कीजिए। तो क्या बोला गया, 175 मीटर लंबी ट्रेन है और 185 मीटर लंबी सुरंग है। तो 175 मीटर ट्रेन की लंबाई है, सुरंग की लंबाई 185 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 360। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 360 और टाइम कितना है 45 सेकेंड, तो इसको 45 से डिवाइड कर लीजिए तो हमारा इसका क्या आ जाएगा, ट्रेन की गति आ जाएगी, अर्थात स्पीड आ जाएगी। तो हमारा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8। तो ये जो आया हमारा 8 मीटर प्रति सेकंड आया, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि किमी प्रति घंटा में बताइए। तो किमी प्रति घंटा में निकालने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से। तो 8 को आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18/5 से। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 28.8 किमी पर आवर। तो 28.8 किमी देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। 83 देखिए पढ़ लीजिए, 83 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 भी देख लीजिए।
इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 18 सेमी है के बाहरी तरफ चारों ओर 3 सेमी एक समान चौड़ाई वाला रास्ता जाता है। रास्ते का क्षेत्रफल प्राप्त कीजिए। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 324 सेमी स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन 476 सेमी स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन 188 सेमी स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन 252 सेमी स्क्वायर। तो चारों ऑप्शन में से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 252 सेमी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 5 सेमी 13 सेमी और 12 सेमी है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 36 सेमी स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन 23 सेमी स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन 42 सेमी स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन 38 सेमी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 23 सेमी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। एक तांबे के तार जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो 121 सेमी स्क्वायर का क्षेत्र घेरता है। यदि उसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन 154 सेमी स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन 134 सेमी स्क्वायर, 164 सेमी स्क्वायर, 124 सेमी स्क्वायर। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन देखिए, खुद से रीड करिए। 88 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, एक धनराशि देव और दीप में 5:13 के अनुपात में विभाजित की गई। यदि दीप का हिस्सा 780 है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो जरा बताइए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि देव का हिस्सा कितना है 5 और दीप का हिस्सा कितना है 13, और आगे जाके बोलता है कि देव का हिस्सा 780 है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो जरा बताइए, अगर हम मान लें कि धनराशि x है तो x का देखिए दीप का कितना है यहाँ पे 13, और तो रेशियो का मतलब क्या होता है? दोनों को ऐड करना। तो 13 और 5 कितना हो जाएगा? 18। तो x का 13/18 कितना है? क्वेश्चन दिया 780। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो आगे हो जाएगा x = 780 × 18/13। अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 1080, अर्थात ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 पे आप टिक कर लीजिए 89 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मैथ का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। 15 आदमी एक रोड की मरम्मत 28 दिन में कर सकते हैं। यही कार्य 35 आदमी करते हैं तो कितना दिन लगेगा? पहला ऑप्शन 18 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 16 दिन। क्या लिखता है कि 15 आदमी एक रोड की मरम्मत 28 दिन में कर सकते हैं, तो 35 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो अपॉन 35। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा हमारा 12 दिन, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इस तरह मैथ के हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। कंप्यूटर क्वेश्चन शुरू हो गए। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में .mpeg एक्सटेंशन से किस तरह की फाइल पता चलता है? ऑडियो, वीडियो, टेम्पररी सिस्टम। तो किस तरह की फाइल का पता चलता है? वीडियो, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 92, प्रिंटर की गुणवत्ता किस इकाई में मापी जाती है? CPI, MPI, RTI, DPI। तो प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है वो DPI से मापी जाती है। अगर एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है कि DPI का पूरा नाम क्या है, तो DPI का पूरा नाम है डॉट्स पर इंच। इसका उपयोग स्क्रीन और प्रिंट दोनों में एक छवि के रिजोल्यूशन को मापने के लिए किया जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि DPI मापता है कि कितने डॉट एक रैखिक इंच में फिट होते हैं, इसलिए DPI जितना अधिक होगा एक इमेज में उतना ही अधिक विस्तार दिखाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सबसे प्रसिद्ध जनरेशन कंप्यूटर था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। IBM 1650, IBM 360, IBM 1130, IBM 2700। तो कौन सा था? पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा IBM 1650। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, किसी कंप्यूटर प्रणाली को क्या नुकसान नहीं कर सकता? फायरवॉल जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम प्रणाली को कभी नुकसान नहीं करता है, बल्कि वो बचाता है हैकर से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वायरस तो कंप्यूटर को इफेक्ट करता है, ट्रोजन हॉर्स भी होता है, वर्म्स, ये सारे के सारे तीनों ऑप्शन जो दिए हैं 2, 3, 4, ये तीनों ऑप्शन कंप्यूटर सिस्टम को हार्म करते हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि हार्म नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, किस तरह के प्रिंटर में रिबन का प्रयोग किया जाता है? तो रिबन का प्रयोग हम लोग किस तरह के प्रिंटर में करते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 96,
इंटरनेट से युक्त होने के लिए कंप्यूटर का संपर्क होता है? इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इंटरनेट सोसाइटी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, साइबर पुलिस। तो ये आप सभी को पता होगा कि इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 97, CPU स्टैंड्स फॉर। तो ये सभी को पता है कि CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, DTP स्टैंड्स फॉर। DTP का पूरा नाम पूछा है। DTP का पूरा नाम होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो 4 ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99, CPU के लिए सामान्य गणनाएं कौन करता है? ALU, बस, DIMS, कंट्रोल यूनिट। तो CPU के लिए जो गणनाएं करता है उसका नाम है ALU, और ALU का पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आज का लास्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 100, LAN का आशय है। LAN का पूरा नाम पूछा है, तो LAN का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो घर, कार्यालय अथवा स्कूल या हवाई अड्डा जैसे भवनों के छोटे समूह के लघु भौतिक क्षेत्र को जोड़ता है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 100 तक कंप्लीट हो गया। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।